चलो फिर ट्वेल्थ बेटा फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको फैमिली पढ़ा दी और उसके बाद हम लोग अगर कुछ बचे तो आप मुझे बताते रहा करो, मैं बीच बीच में उसको रिवाइज करवाता रहूँगा, ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। हालांकि वैसे हम लोग जो पढ़ेंगे आज ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग आराम से मेहनत से पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग कृपया करके किताब निकालो ट्वेल्थ वाली और हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। अरे इसमें ट्वेल्थ है नहीं, क्या बात है, ये चल ही नहीं रहा भाई, अपडेट मांग रहा है। इसका प्ले स्टोर में है। ये तो है। अच्छा इसमें गेम भी चलाते होंगे सर? सारे चीज चलती है सर, ये तो फोन ही है, ये बड़ा है ना, इसकी जेब में आएगा नहीं। आज आपको पता है कौन आ रहा है, गुलजार आ रहा है? अरे सर बस आपने बुरी बात कर दी। अभी सर कह के गई छतरियों को देखने मत जाना। तो हम नहीं देखते हैं, हमने उसको उसका फोटो लगा तो आज पहली बार मैंने देखा गुलजार ये है। अरे नहीं सर, ये तो दुनिया ने देखा है, वायरल है। फिर उसका गाना सुना एक पहाड़ा वाले कोई है, सारे गाने पहले तो उसके गाने बहुत वायरल हुए थे शुरू में। अरे एनसीईआरटी कहाँ गई इसमें? यही है हाँ सही। तो बेटा आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। और अब हम बातें मत करो, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया, अब ट्वेल्थ की बारी है और यूनिट स्टार्ट हो गया आपका रिप्रोडक्शन। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहले इसमें एक चैप्टर और था जिसका नाम क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वो तो हट गया, डिलीट हो गया, ठीक है। वो भी चैप्टर ठीक था और ये चैप्टर ये बच्चे और कहाँ चलेंगे, बाहर होंगे सर, मेरे रहेंगे। थोड़ी देर बाद फोटो ले लेना ना, अभी बच्चे आए नहीं है, कम कर दिया, बाद में फोटो ले लियो, बाद में ये ना और भी बच्चे हैं ना वो आए नहीं। चलो तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करना है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर भी कहाँ जा रहा है तुम लोग, किसकी कोचिंग है? केमिस्ट्री डेली रहेगी इसी टाइम? आज है खाली। तुम केमिस्ट्री कहाँ पढ़ती हो? 12th में? तो कहाँ का पढ़ते हो? ऐसे से पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। चलो ठीक है, चलो नमस्ते, चलो बैठो। तो कहीं ना कहीं तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो पढ़े इसको, अच्छा चैप्टर है बेटा, बोलो। अगर हम प्लांट्स का देखें तो आपको पता है, अब बेटा थोड़े शांत जाओ, हम लोगों ने जो भी, अरे हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने जो प्लांट्स का पोर्शन पढ़ा है उसमें आपको पता है हमने 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ था। कितने में था? 5 डिवीजन में। अगर हम देखें कौन कौन से डिवीजन होते हैं तो एक बार समझ लेते हैं।
जैसे अगर हम देखें तो आपको पता है पहले कौन से थे, थैलोफाइटा, दूसरा कौन सा बेटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म। ये जो था ये आपके 5 डिवीजन थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था थैलोफाइट्स में हम लोग किसे पढ़ते हैं, एल्गी। किसे पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं एल्गी को, और जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, फर्स्ट में नहीं मतलब प्लांट किंगडम में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अरे एल्गी के बारे में हाँ थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, प्लांट किंगडम में। सही है, प्लांट किंगडम पढ़ लिया इसको। ब्रायोफाइट आपको पता है वो प्लांट होते हैं थोड़े से, इनके पास रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, ट्रू। और बेसिकली ये कैसे होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, पानी के पास ही होते हैं बिल्कुल। और आपको पता है ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सही है बेटा। टेरिडोफाइट्स में मैंने कहा था कि जो वो प्लांट होते हैं जो थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब थोड़े सही होते हैं, उनके पास रूट स्टेम लीफ होता है, लीफ भी होती है, स्टेम भी होती है, रूट भी होती है, इनके पास जाइलम फ्रेम होता है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी होते हैं। हालांकि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में दोनों में ही डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों टाइप के प्लांट बॉडी पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज था वो कौन सा था, गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। और जब हमने आए टेरिडोफाइट्स में तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। लेकिन डिफरेंस ये था खाली कि ब्रायोफाइट्स के पास रूट स्टेम लीफ नहीं थे, ट्रू रूट नहीं थे, खास थोड़ा स्ट्रक्चर था वैसे टाइप का, और टेरिडोफाइट्स थे उनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ तीनों थे। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जब हम जिम्नोस्पर्म में आते हैं तो आपको पता है ये बेसिकली फुल डेवलप प्लांट होते हैं, सब कुछ होता है इनके पास, खाली होता नहीं है तो वो नहीं होता है फ्लावर। मैं हालांकि ऐसे बोल सकता हूँ कि ये चारों जो डिवीजन है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट इसमें पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और बेटा एंजियोस्पर्म जो लास्ट डिवीजन होता है इसमें पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और ये फुली डेवलप प्लांट होते हैं। आपको बताया अगर फ्लावर नहीं है तो क्या फ्रूट होगा, तो लेकिन इनमें हमें फ्रूट देखने को मिलता है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ कौन से डिवीजन से हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है, तो आप क्या बोलोगे, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं लेकिन नेकेड सीड होता है, और एंजियोस्पर्म में तो होगा ही होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म प्लांट वो होते हैं जिसमें खाली फ्लावर नहीं होंगे, बकाया सब कुछ प्लांट के पास होगा। और एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से होते हैं, वो सारे के सारे प्लांट जो फ्लावरिंग जिसके पास फ्लावर होता है उनको हमने रखा है एंजियोस्पर्म। दूसरा बेटा इस बात से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि फ्लावर है लेकिन छोटा प्लांट है तो हम ब्रायोफाइट रख देंगे, नहीं। सबसे छोटा प्लांट इसका बॉल्फिया होता है, आपको पता हो तो। बॉल्फिया इतना छोटा प्लांट होता है कि आप उंगली पे ले सकते हो उसको, और बेटा उस वो भी कहाँ रखा हुआ है, एंजियोस्पर्म में। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे जितने भी दुनिया में प्लांट हैं अगर फ्लावर है तो उसको हम रखेंगे एंजियोस्पर्म में, और हम इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है सिंपल सा कि ये फ्लावर होगा तो फ्लावर होगा तो फ्रूट भी होगा, और फ्रूट होगा तो सीड भी तो होता ही होता है, तो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। हालांकि हमने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा है वो 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 3 बल्कि 5 चैप्टर हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, एक आज है। कौन कौन सा, हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, वो किसका पढ़ा था, एंजियोस्पर्मिक का। हमने एनाटॉमी पढ़ा, किसका पढ़ा था, एंजियोस्पर्म का। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, किसका पढ़ा, एंजियोस्पर्म का। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, वो भी किसका पढ़ा, एंजियोस्पर्म का। और आज हम लोग फिर से एक चैप्टर, और हमने एक चैप्टर और पढ़ा हालांकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें भी प्लांट के बारे में पढ़ा। और आज जो लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ना है प्लांट्स का वो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे ऐसा क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये फ्लावरिंग प्लांट है और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। क्या होता है, फ्लावर। और इसीलिए हम फ्लावर्स को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो आपस में फ्यूजन करें तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन,
तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन क्यों होता है, बताओ मुकेश बताओ, रिप्रोडक्शन क्यों होता है? अपनी जैसे स्पीशीज को बढ़ाने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ कि सरवाइव करने, हम धरती में सरवाइव करना है, कांस्टेंट रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन। अब इतना भी नहीं करना है कि नंबर 1 पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं इसको सिर्फ देख पार के करना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, ये 2 टाइप से होता है। एक होता है बेटा एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। थोड़ा सा मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए सेक्सुअल ज्यादा बढ़िया है या सेक्सुअल ज्यादा बढ़िया है, तो आप क्या बोलोगे? क्यों? समझ आता है? सेक्सुअल बढ़िया इसलिए बढ़िया नहीं है कि 2 पेरेंट्स होते हैं। क्या जो एसेक्सुअल होता है, हाँ, जो फुल होता है एसेक्सुअल वाला, एसेक्सुअल वाला फुल होता है, हमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो नहीं बढ़ती है फूल दी है। ये सेक्सुअल में कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है, हो सकता है, वही हो सकता है, लेकिन ए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन अलग है, सेक्सुअल टाइप का अलग है। फ्लावर्स का मतलब सुनना है? फ्लावर से इतना मतलब है कि फ्लावर होगा तो सेक्सुअल होगा। हाँ चलो, अच्छा बताओ बताओ बताओ। ए शांत रहो आप लोग। हाँ बताओ। हाँ नर और मादा एक ही दोनों होते हैं। हाँ ठीक है, तो वो बढ़िया होता है। वो बढ़िया होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ गधे, मैं ये पूछ रहा हूँ सेक्सुअल बढ़िया है ये सेक्सुअल बढ़िया है, ये पूछ रहा हूँ। ये बताओ बेटा, रिप्रोडक्शन कौन सा बढ़िया है? सेक्सुअल। ये सेक्सुअल बढ़िया नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता होगा, बेसिकली यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मतलब एक पेरेंट्स के द्वारा होता है। ए सेक्सुअल में कोई भी गैमेट नहीं बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं। ए सेक्सुअल का मतलब क्या होगा? सिंपल सा, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं चलो तोड़ दे रहा हूँ और इससे 2 मार्कर बन जाए, ये सेक्सुअल हो गया। आप लोग बताओ क्या इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगे? नहीं आएंगे। क्या इसमें कभी इवोल्यूशन होगा? नहीं, क्योंकि बेटा इसमें क्या नहीं बन रहे हैं, गैमेट नहीं बन रहे हैं, और इसमें 2 पेरेंट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये बिल्कुल पेरेंट्स के क्लोन होंगे। क्लोन कौन से समझते हो? बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस इसमें। अगर मान लो हम लोगों में स्टार्टिंग में मान लो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता, खाली ये सेक्सुअल होता, तो क्या इतने टाइप के स्पीशीज बन पाते? नहीं। हम लोग क्या बंदर से इंसान बन पाते? नहीं। क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए, जो वेरिएशन आते हैं, क्या आते हैं? वेरिएशन, वो हमेशा किससे आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये सेक्सुअल से वेरिएशन नहीं आते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे सर वेरिएशन से क्या फायदा है? बेटा ये देखो, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हमेशा 2 पेरेंट्स होते हैं। इतना तक साइंटिस्ट जेनेटिक्स ने बताया है हमें, जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, इसकी यूनिट के बाद जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। जेनेटिक्स ने ये भी कहा है कि हमें रिलेटिव में तक शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात रह गई कि 2 पेरेंट्स की, मतलब रिलेटिव में भी शादी नहीं होनी चाहिए, जिससे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाते हैं। हमें दूर से करनी चाहिए। अब ये भी नहीं कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज से कर लो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा पास से नहीं करना चाहिए, जिससे 2 खतरे रहते हैं उसमें। एक तो रिस्पेक्ट नहीं होती है, दूसरा क्या होता है? वेरिएशन भी नहीं आ पाते। जेनेटिक वेरिएशन आना बहुत जरूरी है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि मान लिया एक मेल है, एक फीमेल। मेल के पास आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पापा के, 23 मम्मी के। अब उनका अगर जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो हमेशा वहाँ चेंजमेंट आएंगे। और चेंजमेंट का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे। देखो, अगर आप लोग सोचोगे सर हमारे बच्चे हमारी तरह होंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगी कोई दिक्कत, मैं तो कह रहा हूँ ये बात। लेकिन क्या आपको पता है जो अभी आप एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, अगर सोचो हर पीढ़ी में ऐसे ही बच्चे होते रहे सेम, तो हो सकता है 200 साल बाद ये एटमॉस्फेयर क्या हो जाए? चेंज का मतलब ऐसा हो जाए कि यहाँ खाली गर्मी पड़े। तो बताओ क्या आज के लोग उस मौसम में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। लेकिन जब हल्के हल्के वेरिएशन आते हैं, हल्के, तो अगर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज भी होता है तो इधर ये भी चेंज होता है और हम लोग सर्वाइव करते हुए चले जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये वेरिएशन जो होता है, इवोल्यूशन होता है, एक दिन का नहीं होता है, ये हजारों साल का होता है। हम लोग खाली ये सोचते हैं कि आज बस ये 100 साल हमारे, उसके बाद वो है जो भी होगा। बेटा होगा कुछ में नहीं। आप ये सोचो कि आज जैसे हम लोग हैं कि आज से 5000 साल बाद हो सकता है हम हमारे जैसे ना रहे, हो सकता है बहुत चेंजमेंट आ जाए। क्योंकि बेटा पहले अगर देखा जाए, आज से कई साल पहले देखा जाए तो कैसे क्या बोलते हैं, बंदर से इंसान होना है, तो हो सकता है इंसान से कुछ और बन जाए। लेकिन ये तो वेरिएशन बताएंगे ना, हम लोग तो उस टाइम पे नहीं होंगे, और जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो हमारा इतिहास पढ़ेंगी।
कि ह्यूमन ऐसे होते थे, यही का जमाना आ रहा, हो सकता है सब कुछ पता चल जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ऐसा भी हो कि फ्यूचर में बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि इंसान ही इंसानों को पढ़ाते थे, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे सब रोबोट पढ़ाते हों। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात कह रहा हूँ कि बच्चे भूल भी जाएं, कोई टीचर नहीं होता था या कोई बच्चे स्टूडेंट बैठ के ऐसे पढ़ते थे। आप लोग बताओ, अगर आज से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पहले जाओ, क्या कभी किसी ने सोचा था कि मोबाइल से पढ़ाई करेंगे? आज सब बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चेंजमेंट आने में कोई टाइम नहीं लगता है, और बेटा उसके अकॉर्डिंग फिर हमें भी क्या करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और चेंज करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आपको पता होगा, साइंटिस्ट मेंडल थे, उन्होंने पहला यही लाइन लिखा है कि जो वेरिएशन होते हैं वो छुपे होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी होता है। समझ गए आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल का मतलब होता है एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, दोनों गैमीट बनाएंगे, उनका फ्यूजन होगा और नया जो प्रोजेनी बनेगा वो क्या, उसके द्वारा उस रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा बेटा ये कभी मत कहना कि ऑलवेज बाई पेरेंटल होता है, ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूनिपेरेंटल भी होता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, जिसके पास मेल गैमीट भी बनते हैं और फीमेल गैमीट भी बनते हैं, लेकिन गैमीट का फ्यूजन अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? तो हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट का। किसका कर रहा है बेटा? हम लोग आज पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। अब यहाँ पे आपको पता है, अगर जिसको ना पता हो, जैसे अगर कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, इसको पता होना है, तो उसे तो ये लगता होगा फ्लावर पता नहीं क्या करता होगा। उन्हें तो यही पता है कि फ्लावर काम क्या होता है? खुशबू देना। हाँ सही बात कर रहे हो। और क्या? माला पहनाना है, ऑर्नामेंटल्स हो गया, या माला नहीं होती है? माला होती है, माला हो गए, होता है, या कोई अपना प्यार दिखाने के लिए फॉलो करते हैं। तो सुनो, तो ये फ्लावर का यूज करते हैं ये सब काम करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो प्लांट का ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसा क्यों? अब भाई प्लांट, अब फ्लावर कलर भी होते हैं और नॉन कलर भी होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सब यही पढ़ेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का हमारा सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं मॉर्फोलॉजी से बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो कह रहे हैं, आर बी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कह रहे हैं द myriads of flower that we enjoy gazing at, the scent and the perfume that we sown over। बोलो मत। आपको पता है कि हम लोग भाई फ्लावर का यूज किसमें करते हैं? अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं? सेंट लेते हैं, उनसे परफ्यूम लेते हैं। हम किसी अपनी एक चीजों को मंदिर में गए तो फूल चढ़ाया है, तो इसके लिए हम लोग उनका यूज करते हैं, ठीक है? अगले कह रहा है द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, और ये कह रहा है इसका कलर कैसा होता है? रिच होता है। रिच का मतलब बहुत ज्यादा कलर्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको उनसे अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं गुलाब का फ्लावर है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते हैं। कह रहा है बेटा हम लोग are all there are and sexual reproduction. See, flower do not exist only for us to be used for our own is selfishness। ऐसा नहीं कि फ्लावर खाली इसलिए होता है कि हम उसको यूज करें और फेंक दें, ऐसे नहीं होता है। उसका भी अपने बॉडी में कुछ काम होता है, समझ रहे हो? तो यहाँ कह रहे हैं बेटा ऑल फ्लावर प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे प्लांट क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, शो करते हैं। और कह रहे हैं आर लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। पता है? ठीक है बेटा, बोल कौन आपको? कह रहे फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट एंड सीड। देखो, एक तो वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दूसरा हमारे लिए क्या फायदा कर रहे हैं? हमारे लिए हजारों फायदे कर रहे हैं। जो एक फायदा है उससे क्या है कि हमें फ्रूट मिलता है, और क्या मिलता है? सीड मिलता है। सीड का भी अपना एक फायदा होता है, और फ्रूट का भी हम लोग फल खाते हैं। अगर फ्लावर नहीं होते तो हमें फल नहीं मिलते। अगले कह रहा है बेटा इन दिस चैप्टर हम समझेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर का यूज कहाँ करते हैं? भाई गार्डन बनाते हैं, घर के सामने लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके फ्लावर हमें क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। भाई कोई माला बनती है, फ्लावर की बनती है, कोई स्टेज सजा जाता है, फ्लावर सजा जाता है, वो क्यों? क्योंकि उससे अट्रैक्ट होते हैं हम लोग। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, देखो क्या है, ह्यूमन बीइंग हैव एन
intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. मतलब ये सारे कामों के लिए क्या होता है, फ्लावर का यूज करते हैं. और हम ह्यूमंस ने इसलिए एक डे भी बना लिया. आपको पता है कौन सा होता है? रोज डे होता है. अरे वो 7 दिन का खोरिया होता है, उसमें एक रोज डे भी आता है. तो ये कह रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए फ्लावर होते हैं. तो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, सब बता देना. अगले क्या है, लिस्ट. अब आप लिस्ट बनाओ बैठ के कौन कौन से फ्लावर होते हैं. ठीक है, ये बेटा क्या है, फ्लावर है. क्या है ये कौन सा है? ये पूरा नहीं आ रहा है. खोलने तो दूसरा अभी खुला नहीं, पीडीएफ खुली. यहाँ देखो बच्चों, ये फ्लावर है. क्या है, अब मैं इसको ना देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको सब दिखा बता दे रहा हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लावर की, तो आपको पता होना चाहिए एक पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कैलिक्स. क्या होता है? कल भी मैंने कहा था. एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, और एक होता है गायनोसियम. हालांकि फ्लावर का जो डंडी होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिसल. पता है आपको? और जो स्वेलन पार्ट होता है उसे बोलते हैं परमियस. तो बेस में बोलते हैं. अगर फ्लावर की तरफ है थैलेमस. क्या बोलते हैं? थैलेमस. अब बेटा कैलिस का मतलब हम इसको बोल सकते हैं, कैलिस को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल. ग्रुप ऑफ सेपल. अगर सेपल का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? कैलिस. मतलब अगर हम एक देखोगे एक, तो वो क्या है? सेपल. और पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैलिस. ये करता क्या है? ये बेसिकली होता है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. कैसा होता है? ग्रीन होता है. अब आप कहोगे सर इसका काम क्या होता है? तो बेटा ये बर्ड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? प्रोटेक्ट. तभी आपने देखा होगा जो गुलाब का फूल होता है, जब वो फूल खिला नहीं होता है पूरी तरीके से, तो ग्रीन ग्रीन होता है चारों तरफ. किसको? बाह्य दर्पण कहते हैं सर. सही. चलो, कोरोला. कोरोला का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, बेटा बोलो मत खाली यहाँ पर, ग्रुप ऑफ पेटल. और ग्रुप ऑफ पेटल का मतलब होता है, अगर आपने जो गुलाब देखा है रेड रेड होता है, तो एक निकालेंगे तो क्या होगा? पेटल. और पूरा होंगे तो क्या बोलेंगे? कोरोला. ठीक है. और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं. कैसे होते हैं बच्चों? कलर्ड होते हैं. और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को और हमें. ठीक है, सब लोग करते हैं, तो अट्रैक्ट यही तो करते हैं, कलर्ड. ठीक है, ये इसीलिए कलर्ड भी होते हैं. अगला अगर हम बात करें एंड्रोसियम, तो इसका सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन. क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेमेन. और आपको पता है गायनोसियम को हम लोग बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल. सही है. तो पहले तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कैसे सेक्सुअल प्लांट में होता है. ठीक है, कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, वो सब हम समझेंगे. ठीक है. तो पहले हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा है गायनोसियम. दिख रहा है आपको? ये क्या है बच्चों? गायनोसियम. इसका ये वाला ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, और इससे स्टाइल होता है. नीचे वाला क्या होता है? ओवरी. ये क्या है? ओवरी. दूसरा अगर हम बात करें तो ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं सेपल. और जो कलर्ड पार्ट है इसे क्या बोलेंगे? पेटल. और इसके बाद यहाँ जो ये है, ये पार्ट, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम यानी कि स्टेमेन. और स्टेमेन में ये होता है फिलामेंट. ये सब आपको रट गया हो गया. और ये क्या होता है? एंथर. ठीक है, तो ये सब आपको पता है. बताओ, तो फ्लावर में आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था. अब हम लोग खाली स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थोड़ा मैं रिवीजन कर रहा हूं आपको. लिख रहे हो क्या? तो ये हटाओ उसे. चलो अगले हम लोग तो इसके बारे में पढ़ते हैं. राइट. कह रहा है होम्स एंड इन गार्डन्स फाइंड आउट द नेम ऑफ. अब ये कह रहा है फ्लावर नाम लिखो, मत लिखो. कह रहा है टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कह रहे इन अर्ली क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर. आप पढ़ चुके हो पहले. और कह रहे हैं हम लोग अब पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट. बेटा आप लोग बताओ, ये होता है, देखो ये किताब छोटी तो नहीं होगी, साइज बड़ा है इसका लगा.
छोटा कर दूँ। वहाँ से करो सर। यहाँ देखो, अगर हम देखें एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें क्या आएगा, एंड्रोसियम। क्या आएगा, एंड्रोसियम बोलते हैं उसको। और उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेमेन। क्या पढ़ते हैं, तो उसका ये वाला तो हो गया फिलामेंट, और ये क्या होता है, एंथर। क्या होता है बेटा, एंथर में आपको पता होगा ऐसे करके एक तो 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं, डाइथीकस। दूसरा आपको पता है यहाँ पॉलिन सेक है, इनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, 4 होते हैं जो। ये बाई लोब होता है, 2 लोब में डिवाइड होता है। और ये टेट्राड भी बोलते हैं इसको। टेट्राड मतलब क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, और जो अंदर इसके बनते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलन सैक यानी पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, और पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं जो दिखाते हैं मेल गैमेट को। आप लोग बताओ, अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ें और उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ें और उसके बाद क्या होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर मैं प्री की बात करूं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग पहले पॉलन कैसे बनते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का जाना कहाँ पे, स्टिग्मा पे। और इसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है, आपको पता है। और इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एंडोस्पर्म, और वो सब बनता है। और उसके बाद क्या बनता है, सीड। तो वो हो गए सब सारे के सारे क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा था फर्टिलाइजेशन, और उससे पहले था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोगों ने पॉलन्स देखे हैं, बताओ, आप लोगों ने पॉलन्स देखे होंगे ना। हाँ, पॉलन ग्रेन्स को आप आराम देख सकते हो, काफी बड़े होते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होते हैं, इतने मोटे हो, लेकिन हाथ छोटे होते हैं, दिखाएंगे आपको पॉलन टाइप का। पॉलन ग्रेन्स कोई एक टाइप का सेल नहीं है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि सर सेल तो हमें दिखता नहीं, पॉलन ग्रेन्स को जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल होते हैं, और पहली बात तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो एक पॉलन ग्रेन्स एक स्ट्रक्चर होता है, मान सकते हो, जो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को। सही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखते हैं क्या क्या आता है। वो तो हो गया छोटा है, तब से नहीं होगा, इतना तो हो ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सुन लो। देखो, सबसे पहले कह रहा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट दैट कह रहा है डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर अगर मेरा देखे और हैं, अच्छा साउंड दे ऊपर वो में कह रहे हैं। चलो भाई देख लेना गुलजार को, क्या करें। मैं तो सोच रहा था वो वाला गुलजार आ रहा है, ये गुलजार साहब नहीं है वो वाले, वो शायरी सुनाते हैं, वो बहुत दोपहरी शायरी सुनाते हैं। दोपहरी क्या, उन्हें फॉलो करो तो साइड लोग अच्छे खुश रहते हैं। और दूसरा क्या है, उनकी बातों में दम भी है, गुलजार ऐसे चीजें लिखते हैं। मैंने एक कोई मुझे याद थी बहुत अच्छी, उसकी कौन सी याद नहीं आई, मैं सुना दूंगा। गुलजार साहब की है, ये काम आपके यहाँ देखो बेटा, कह रहा है सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएट व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरिमोडियम। आपको बताया बेटा फ्लावर कब आते हैं, बताओ। जब मैंने कहा था बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, उन सबके चेंजमेंट से क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और उसके बाद एक स्टेज आती है, तब क्या होते हैं, फ्लावर्स आते हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी टाइम फ्लावर आ जाएंगे भाई, जैसे हमारा हम लोगों का होता है ऐसे प्लांट का भी होता है एक सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में होता है सब कुछ। कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड गिव द फ्लावर्स। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। You would recollect that the endocyte consists of whole of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ.
तो ये आपको इतना पता है, एंडोसिम करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और गायनोसिम क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इसको हम लोग स्टैमेन बोल सकते हैं, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिन ग्रेन्स। तो पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और स्टैमेन क्या होता है, उस सबको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को वैसे तो बता दिया है कि पॉलिन ग्रेन्स के बारे में, इसके बारे में बहुत बार हम लोग बता चुके हैं। अलग अलग प्लांट्स में इनका नंबर क्या होता है, स्टैमेन का अलग अलग होता है, इनका साइज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कल ही हम लोगों ने फैमिली पढ़ रहे थे, तो जैसे हमने देखी थी क्रोसीफेरी, उसमें क्या होता है 4+2, यानी कि 4 स्टैमेन अलग थे, 2 क्या थे, अलग थे। ऐसी हमने देखी जो अगली वाली फैमिली देखी जिसमें था 9+1, यानी कि 9 अलग थे, 1 अलग था। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैमेन का नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्पीशीज में। इसका साइज भी स्टैमेन जो फिलामेंट का होता है वो भी अलग अलग होता है अलग अलग स्पीशीज में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखो कह रहे बेटा, देखो कह रहे अगर हम देखें फिगर को तो 2 पार्ट में दिख रहे हैं। पहला क्या है, स्टैमेन। स्टैमेन कह रहे लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक जिसे बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, और कह रहे टर्नल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, एंथर। मतलब जो बाइलोब होता है उसे बोलते हैं एंथर, और जो ऐसे लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, एंथर का मतलब क्या होता है, वहां पे क्या होगा, यानी कि क्या बनेंगे, पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, डेवलप होंगे। क्या है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। बेटा मैंने कल ही बताया था आपको कि जो स्टेमेन होता है वो अटैच जरूरी नहीं कि पेटल से ही होगा, सेपल से होगा या फिर किससे होगा, वो जिससे अटैच होगा उसी कंडीशन को वही बोलेंगे। जैसे अगर पेटल से अटैच है तो क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। अगर सेपल से तो क्या बोलते हैं, एपिसेपेलस। ऐसे थैलेमस से भी होता है, सही है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप से होता है उसका अटैचमेंट। कह रहे थे नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मैंने पहले ही बोला था आपको कि इसका नंबर और इसका साइज क्या होता है, लेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है अलग अलग स्पीशीज में। क्या इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू वुड बी एबल टू एप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। अगर आप लोग 10 स्पीशीज देखोगे, कोई भी 10 स्पीशीज, तो आपको देखने को मिलेगा कि 10 स्पीशीज के फ्लावर्स में जो इसका नंबर है ए स्टेमेन का वो अलग अलग होगा, इनका लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा, इनका अटैचमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। आप कोई भी 10 भी देखो, कुछ 10 नहीं कोई भी देखो, कुछ भी देखो आपको पता लग जाएगा। कह रहे केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर a dissection microscope at the making net diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। आप लोगों ने पहले करा भी होगा, टीचर्स ने करवाया होगा आपके, जैसे एक टीचर्स कहते नहीं फ्लावर लेके आओ, स्कूल में करा होगा आपने, और वो वहाँ पे दिखाते थे कि ये पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, सही है। हमारे स्कूल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपको बता रहा हूँ तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, अच्छे स्कूलों में होता होगा कि ये सब चीजें दिखाते हैं वो, सही। प्राइवेट में होता है, प्राइवेट में होता है, हाँ। तो मेरे भी हुआ था, मैं तो डर रहा हूँ। कौन सा हमारा, चलो तो आप घर पे कर लेते क्या, देखिए बोर्ड से भी होते हैं हमारे। ये लोग ऐसे हैं ना, इनके ये प्रैक्टिकल देनी है होंगी, इन्हें 100 रुपए भेज दिए होंगे, ऐसा ही होता होगा। अरे बहुत सारे आप हैं आप, और आप सुनो, आप लोगों ने एक फाइल भी बनाई होगी, हार्बेरियम फाइल, वो भी उसमें बहुत सारे प्लांट लगाते हैं हम लोग, बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज लगाते हैं, पता होगा हमको, चिपकाते हैं ना, धनिया कहीं, धनिया गलने के लिए, दाने के लिए, गेहूं के लिए, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा सर। बेटा अगले देखो अपने, कह रहे अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। कैसा होता है बच्चों, बाइलोब मतलब क्या होता है, 2 लोब होंगे इसमें, और कह रहा है विद ईच लोब हैविंग, कितने थीका होंगे, 2। कह रहा है दे आर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस, सही है। तो बाइलोब होता है और डाइथिकस होता है, ध्यान रखना। और टेट्राड होता है, कैसा होता है, टेट्राड। आगे लिखा भी होगा, कह रहा है ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। हम थीका को सेपरेट ऐसे कर सकते हैं, देखो ये हो भी रहा है, यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको,
ये ऐसे डाइसेनेस का मतलब होता है अलग होना, सही है। तो डाइथीकस होता है, एक थीका में कितने लोब होते हैं? 2, बाइलोब होता है, और टेट्राड कंडीशन होती है। अब ये देखो लिखा होगा, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। कह रहा था बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ 4 साइड, कैसा होता है? जिसे बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, और कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 4, कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, और कह रहा है 2 किसमें होते हैं? एक लोब में। कैसे होते हैं? मतलब एक लोब में 2, तो 2 लोब में कितने जाएंगे? 4। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, ये वही सा होता है जैसे आपने देखा नहीं है 2 भाइयों घर होते हैं, तो घर वाले कैसे बनवाते हैं कि बाद में तोड़ना ना पड़े, होता है। तो पहले से ऐसा लेते 2 कमरे इधर 2 कमरे इधर, तो एक किचन इधर एक किचन। यहाँ मैंने एक का तो घर ऐसा देखा है, उसमें जीने भी 2 होते हैं, जीने मतलब सीढ़ियाँ, एक इस साइड में, एक जब वो अलग हो तो बीच में दीवार खींचे अलग, सही है। तेरा घर सही है? ऐसा ही है, हाँ। तो ऐसा होता है। तो भाई साहब यहाँ पे 2 लोब होते हैं, एक लोब में कितने मैक्सिमम होते हैं? 2, तो 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए? 4। इसी की कंडीशन बोलते हैं टेट्राड। कैसा होता है बेटा? कह रहे बोल के रहा तो यहाँ पे कह रहा है ईच लोब में 2 होते हैं, तो इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग टेट्राड। क्या बोलते हैं बच्चों? कह रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उसी का हम लोग उसके अंदर क्या होता है? पॉलन सैक होता है, जहाँ पॉलन ग्रेन्स बनती है। कह दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है इसके बारे में? सुनो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना डाइथीकस होता है, 2 थीका होते हैं। बाइलोब होता है, एक लोब में 2 थीका होते हैं। दूसरा, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और 2 लोब में कितने जाएंगे? 4। इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राड। आप लोग ज्यादा ना रखो, उतना ना रखना, डाइथीकस, बाइलोब, टेट्राड और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है किसका? एंथर का। बस हो गया, ठीक है। जिसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का? तो ये कैसा था? ये डायग्राम आपको देख लो, कहाँ की किताब है? ये है। अगर यहाँ देखें तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या हुआ? आप यहाँ पे आप बात कर रहे हैं क्या होगा? ये यहाँ पे कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पे इसके पास ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे आउटर लेयर क्या बोलते हैं? इसके बाद सेकंड, इसके बाद जो बीच में होता है एंडोथीसियम से बात होती है टैप्टम, और मिडिल में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये बेटा सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखना, वो पूछ सकता है। पहले क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और इसके बाद टैपेटम। टैपेटम सबसे इनर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो खाली किससे पूछा गया है? टैपेटम से, ठीक है। और नहीं पूछा गया, लेकिन सीक्वेंस में पूछ सकता है कि आउटर टू इनर या इनर टू आउटर की लेयर के नाम बताओ, ठीक है। तो पढ़ने इसको बच्चों, ठीक है। और बीच में टिश्यू होता है, कौन सा होता है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखो यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय कितनी लेयर होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। जैसे सबसे पहले कौन सी है? एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीसियम, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी। इनको आप लोग सीक्वेंस में रखना। बच्चे इस वाली में और इस वाली में भूल जाते हैं। आपको एपिडर्मिस तो पता रहता है क्योंकि आउटर लेयर वैसी होती है। एपिडर्मिस तो आउटर लेयर ही होती है होल प्लांट बॉडी की। दूसरा बच्चे ध्यान रखते हैं, इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, मिडिल कौन सी होगी और एंडोथीसियम कौन सी होगी। तो सबसे बाहर कौन सी होगी बेटा? एपिडर्मिस, फिर कौन सी होगी? एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और इनर वाली सबको ध्यान रहती है टैपेटम। सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने देखी 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपर। ठीक है, अगले क्या है? आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड द हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो आउटर की लेयर होती हैं 3 लेयर, वो क्या करती है? पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और डेhiscence का मतलब होता है जब ब्रेकडाउन होता है उसका एंथर का, तो जिसमें पॉलन रिलीज होते हैं, तो उसमें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। दूसरा जो इनर मोस्ट लेयर होती है, अंदर वाली, जिसे बोलते हैं टेपेटम, सही है, वो क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है पॉलन ग्रेन्स को। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है? द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम, और कह रहा है इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ द टेपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और इसके पास कैसे न्यूक्लियस होते हैं? 1 से ज्यादा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी कि यहाँ बोल सकता हूँ मैं कौन सी कंडीशन है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्लियर? इतना क्लियर आप लोगों को? ठीक है, हाँ हो गया इतना क्लियर? अगले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब आप लोग बताओ, अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? तो सिंपल सा आपको पता है, यानी कि माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो होता क्या है वो पहले समझो। सबसे पहले बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके मिडिल में एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। आपको ध्यान रखना है स्पोरोजेनस टिश्यू में सबसे पहले देखो एक बात और ध्यान रखना, जब भी मैं किसी गैमेट का फॉर्मेशन की बात करूंगा तो आप देखना सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि सबसे पहले क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस हमेशा क्यों होता है? क्योंकि माइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज का नंबर बढ़ाना। क्या बढ़ाना? नंबर। तो स्पोरोजेनस टिश्यू में भी पहले क्या होगा? माइटोसिस। और जब माइटोसिस होता है तो बनता है पॉलन मदर सेल। क्या बनता है? पॉलन मदर सेल बनता है। और उसके बाद क्या होता है? मियोसिस होता है। और 4 क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं, या उनको बोल सकते हैं हम लोग टेट्राड, वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो पढ़े सबसे पहले क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू, माइटोसिस हुआ, क्या बन गए? पॉलन मदर सेल पीएमसी। और इसके बाद हम बात करें, फिर इसके बाद मियोसिस हुआ और क्या बन गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता है कैसे? कि बताओ इतने पॉलन मदर सेल हैं, कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? या ऐसे पूछेगा बताओ पोलैरिटी क्या होगी, पॉलन मदर सेल क्या होगी, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होगी, या कहाँ क्या होगी, ये सब बहुत कुछ आता है। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? पहले एक बार रीड कर लो। कह रहे एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये मियोसिस ने लिखा है, पहले क्या होता है? माइटोसिस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस के बाद क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ क्या है? व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? आप लोग बताओ, बता सकते हो टेट्राड की पोलैरिटी क्या होगी? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड ही बनेगा। ठीक है, चल लिख लो यहाँ पे हैप्लॉइड। ऐसे यहाँ पे लिख लो बेटा, यहाँ से हैप्लॉइड डिप्लॉइड पूछ जाता है, यहाँ से हैप्लॉइड डिप्लॉइड पूछ जाता है, तो आप लिख सकते हो हैप्लॉइड। सही। अगले का हम देखें, अगर उन्होंने डिटेल में बताया थोड़ा सा, यहाँ से बेटा देखो, कह रहे हैं एट ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू। अब एक बात और ध्यान रखना, मैं आप सारा क्लियर कर रहा हूँ। ईच सेल का मतलब है कि स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल कैपेबल होती है पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए। लेकिन जब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट, सही है, तो हम पढ़ेंगे न्यूसेलस। क्या पढ़ेंगे? तो न्यूसेलस से जो आपका डेवलप होता है पूरा एम्ब्रियो सेल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ वहां की खाली एक सेल फंक्शन होती है, वहां लिखा होगा एनी 1 सेल, समझ गए? और यहाँ का लिखा है ईच सेल। सही है, इसको अंडरलाइन कर लो। आपको कोई वहां खाली ईच नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा एनी 1 सेल। ईच फंक्शनल, किसके लिए? बनाने के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसेलस की होती है एक सेल होता है, तभी तो वहां बहुत सारे डिवीजन होते हैं। एक से पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है 3 बार, एक सेल डेवलप होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हर एक सेल। ये वही हिसाब हो गया हमको, ऐसे ध्यान रखना। जैसे मेल में स्पर्म क्या बनते हैं? बहुत सारे बनते हैं, 100-300 बनते हैं।
और फीमेल में कितना बनता है खाली एक एग। ऐसे यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा ईच सेल, क्या लिखा हुआ है, कह रहे ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि हर एक सेल कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। अगले कह रहा है ईच वन इज अ पोटेंशियल pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. मतलब मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो आप लोग ऐसे लिख लो, वरना ये थ्योरी में आप लोग फंस जाओगे। इतनी थ्योरी बकवास लिखते हैं किताब पर। यहाँ देखो सबसे पहले कौन सा टिश्यू होता है बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा, क्या बन जाएगा, पॉलन मदर सेल बन जाएगा। और पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इनकी पोलैरिटी देख लेते हैं। ये बताओ कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। समझ गए। तो ये कह रहा है कि देखो पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना, और किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ गए आप लोग। तो ये प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप लोग लिखना चाहो लिख लो किताब के बराबर में, इससे आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे बहुत आता है कि किससे क्या बनता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आज से ठंड बढ़ गई ना, आज ठंड ज्यादा है ना। अबे आपने देखो तो कपड़ा पहना नहीं है। क्या किसमें, पॉलन ग्रेन बनने में, एक बार में माइटोसिस, एक बार में मियोसिस। और दो बार माइटोसिस, एक बार मियोसिस। बट वैसे अगर जब स्पोरोजेनस टिश्यू अगर काउंट नहीं करें तो ये 3 बार माइटोसिस और 1 बार मियोसिस। ये कहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन है, ये कितने 3 बार माइटोसिस होता है। हां अगर स्पोरोजेनस नहीं काउंट करें तो क्योंकि इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू से डायरेक्ट मियोसिस लिखती है। अभी हमने लाइन पढ़ी वो ये इससे पढ़ी थी, ए पॉलन मदर सेल से। cells of sporogenous tissue undergo meiosis. हाँ ठीक है। To form the microspore tetrad. हाँ। तो डायरेक्ट meiosis होगी ना, अगर जैसे sporogenous tissue काउंट करें तो हमारी 3 बार माइटोसिस और 1 बार। लेकिन 3 बार कहाँ होगी तो बताओ मुझे। अभी तो मुझे भी। अरे तो ये तो एनसीईआरटी में लेने लिखी है। चलो लाइन आपने देखा है। अरे मैं समझ गया, रुको। अरे अभी मैं दूसरी बात, रुको मैं समझ गया क्या कर रहा है। ये बात कर रहा है अभी एक बार माइटोसिस और भी तो होगा जब ये जो बनेगा टेट्राड। हाँ तब मैं बताऊंगा ना वहाँ पे। क्योंकि कंडीशन कैसी रहती है, 3 सेल वो 2 सेल 3 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन रहती है। और कभी-कभी ऐसी रहती है कि 2, अरे अभी इसके अंदर भी होगा माइटोसिस होगा, रुक तो जाओगे। हाँ तो इसके अंदर माइटोसिस होगा। तो जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कितनी बार माइटोसिस, कितनी बार मियोसिस होगी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सुनो, 2 बार माइटोसिस, हाँ 2 बार भी, 1 बार मियोसिस। हाँ 2 बार होगी। तो हम स्पोरोजेनस टिश्यू को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू से ना 3 बार माइटोसिस होगी और 1 बार मियोसिस। अलग नहीं, इसी में होता है, रुक जाओ। हाँ तब होगा। अरे गधो ये टेट्राड बन गया। सुनो ये टेट्राड बन गया। अब इसका एक साइड ये है, अभी बताओ इसमें कितनी बार माइटोसिस हुआ है, 1 बार हुआ है और 1 बार मियोसिस हुआ है, ये हुआ है। अभी इससे 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, सही है। तो 1 बार फिर माइटोसिस हो जाएगा, तो 2 बार माइटोसिस 1 बार। हाँ तो एग्जाम में आएगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू को काउंट
करेंगे नहीं करेंगे? वो तुम क्वेश्चन देखना कैसा पूछ रहे हो। अगर 2 बार लिखा हुआ है तो तुम 2 बार करना। ऑप्शन में तो 2 बार 3 माइटोसिस। लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार होना चाहिए, 3 बार नहीं, 2 ही बार होना चाहिए। 2 बार माइटोसिस, 1 बार मियोसिस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो मैं दिखा देने एक बार, ठीक है, मैं कल बोलूंगा। लेकिन अभी मुझे रुको तो, अभी मैं ऑलरेडी पढ़ाऊंगा। तुम कहाँ की बात कर रहे थे? वो इसकी बात करेंगे, मैं स्पोरोलिसिस की बात कर रही हूँ। तो अभी 1 बार माइटोसिस हुआ है, 1 बार क्या हुआ है मियोसिस। अभी अगले भी होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं सोच रहा था यहाँ पे कहाँ 3 बार होगा। चलो ठीक है बेटा, ये बताओ आप लोग समझ गए, ये बन गया, ठीक है। मुझे क्वेश्चन भेजना, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो। अगले क्या रहा है बेटा, कह रहे तो ये समझिए, कह रहे थे माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। कितने होते हैं? 4। और कह रहा है द माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेटा ये बताओ माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या वैरायटी होगी? एन हाइब्रिड होगा। अब इसमें जब भी होगा तो क्या होगा? माइटोसिस। मियोसिस में नहीं होगा। अगले कह रहा है एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलिंगेज। तो डेवलप किसमें होते हैं? पॉलिंगेज में। कह रहा है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलिंगेज आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डेसेंस ऑफ एंथर। यानी कि एक में बहुत हजारों टाइप के क्या होते हैं, हजारों नंबर में क्या होते हैं? पॉलिंगेज डेवलप होते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या बना है? पॉलिंगेज, वो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या बना है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब मियोसिस हुआ 4 बन गया, ठीक है। अब अगले हमारा आता है पॉलिंगेज। क्या आता है बच्चों? पॉलिंगेज। तो देखो पॉलिंगेज से समझ लेते हैं, पढ़े इस बारे बताओ। क्या कहता है? पॉलिंगेज रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कह रहा है इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलिंगेज ऑन योर फिंगर। आप लोग पॉलिंगेज को समझ सकते हो आराम से, मतलब देख सकते हो बहुत सारे पॉलिंगेज होते हैं, तो उसमें आपको लगेगा जो येलोइश कलर का पाउडर टाइप का दिखेगा वो क्या होते हैं? पॉलिंगेज। कह रहा है बेटा sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope। आप लोग उससे भी देख सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, उसको लो और वाटर में ग्लास में देके और उसमें देख सकते हो माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो पॉलन आपको दिख जाएगा आराम से। कह रहा है यू विल रियली द अमेज एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। अब यहाँ पे कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स का साइज, कलर और नंबर अलग अलग स्पीशीज में क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और कह रहे हैं इन हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर होती हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें कितनी लेयर होती है? 2। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। अच्छा आपने कहीं पे ये पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन्स का हम यूज करते हैं, जो अगर हम देखें हमारे फॉसिल्स जो थे, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म जो अब मिलते हैं, अगर मान लिया आपको फॉसिल्स मिला किसका? ये पहले क्या था? डायनासोर। और अगर हम देखेंगे वो डायनासोर क्या खाते थे, तो मैंने ये सुना है कि उनको हम लोग पॉलन ग्रेन्स देख के भी समझते हैं। पॉलन ग्रेन्स इतने हार्ड होते हैं कि ये किसी भी एंजाइम से, किसी भी टेम्परेचर से कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और बेटा हम पॉलन ग्रेन्स को कई हजार सालों तक रख सकते हैं आराम से, सेव करके, बचा के, कि हम पहचान कर पाए कि कौन सी स्पीशीज है, और ये पहचान कर पाए कि कोई शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा। हमने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का फॉसिल्स को देख के और उनके अंदर पॉलन्स को देख के ये पता लगाया कि एनिमल फ्यूचर में पास्ट में कहाँ क्या रहा होगा? शाकाहारी रहा होगा या रहा होगा मांसाहारी। अगर शाकाहारी होगा तो उसके अंदर पॉलन मिलेंगे और मांसाहारी होगा तो नहीं मिलेंगे। समझ गए आप लोग? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोग पॉलन ग्रेन्स का यूज हम लोग करते भी हैं फॉसिल्स के रूप में, फॉसिल्स का हम देखने के लिए कि वो कैसा रहा होगा, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। अब मैं एक डायग्राम आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर हम इस पॉलन ग्रेन्स का डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये ऐसे होता है लगभग। इसके बाहर ऐसे लेयर होती है, कैसे होती है? ऐसे।
कल एक मेरा और है, कौन सा है? हाँ? कौन सा है? हाँ बताओ, ये बताओ मुझे बेटा, ये जो अंदर वाली लेयर इसको क्या बोलते हैं? इंटाइन, और इसको बोलते हैं एक्जाइन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये बनी होती है स्पोरोपोलिनियल से। किससे बनी होती है? और ये किससे बनी होती है? पैक्टिन से। पैक्टिन ने सेलुलोज से बनी होती है ये वाली। बेटा ये कैसी होती है, एक बात और ध्यान रखना, ये होती है डिसकंटिन्यूअस। कैसे होती है? और ये वाली कैसे होती है? कॉन्टिन्यूअस। ये जो डिसकंटिन्यूअस होती है इसके बीच में क्या होता है? जर्म पोर। क्या होता है? इसके पास दो सेल होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। कौन सा होता है? जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव। तो एक को बना दे रहा हूं जनरेटिव सेल, और एक को लिख दे रहा हूं वेजिटेटिव सेल। इतनी बातें लेवल में आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलिंग ग्रेन्स के अंदर, ठीक है? ये बेटा ये इंटाइन किससे बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन। देखो तो ये भी लिख लो, ये लिख लो, ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन, और ये होती है कैसी? कॉन्टिन्यूअस। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से कभी भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। गंगा जी का मेला कौन जा रहा है? गंगा जी का मेला भी तो है। अरे हम लोग को पता नहीं रहता क्या बात है? कौन सा गंगा जी का मेला? गंगा जी में तो होगा, किस जगह में होगा? गंगा जी का मेला का मतलब बेटा गंगा में नहाना होता है। तो ऐसे तो यही ना, तो मेरी नदी है तो ये नहाते हैं, और लोअर का देर में नहाते हैं, नहाते हैं और लोग। हाँ तो ऐसे तो घर में भी नहा लो, क्या दिक्कत है? और नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर नहाओगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ ठंडा है ना, मत नहाना, कोई दिक्कत नहीं। आपने डायलॉग सुना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे सुना नहीं आप लोगों ने? अगर आप खुश हैं तो कहीं भी गंगा है, और अगर आप दुखी हो तो गंगा क्या कहीं भी ना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि सही है। कुछ लोग तो यहाँ आएंगे, एक मेला और लगता है चकर तीरथ का, जानते हो आप लोग? अरे चकर ये बोलते हैं उसे, ये जानते होंगे। कौन जानता है? गए हो कभी? ये पीलीभीत जहानाबाद से थोड़ा आगे लगता है। बेटा जाना जाओ तो घर से ही नहा के जाना। अगर तुम वहां नहाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ध्यान रखना। केवल तलैया है खाली बस, इतनी बड़ी तालाब है, इससे तो बड़ा है, काफी बड़ा है। हाँ लेकिन तुम्हें नहाते हुए बहुत शर्म लगेगी। क्योंकि मैं एक बार गया था ना, तुम्हें पता है। तो वहां होता क्या है, जैसे मतलब अब तुम सोचो इतने लोग हैं, उनके सामने कपड़े निकालो, और वो नदी सुनना है, वो तालाब है, उसमें गंदगी कितनी होगी सोच सकते हो। उसी में हाँ उसमें नहाओगे, वहीं पे पानी रहेगा, ऐसा भी नहीं चल रहा है पानी, नहीं तो रहेगा। और भीड़ इतनी होती है ना कि आप बस सोच नहीं सकते, उसमें पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना भीड़ लगता है। हाँ जाओ। और हमारे इधर क्या होता है, हमारे इधर के लोग बहुत आते हैं ट्रैक्टर ले लेकर। बांध तक कम से कम 500 ट्रैक्टर खड़े होंगे। वहाँ ऐसा होता है, बोल देते हैं कि ट्रैक्टर लिए किसी ने कि
3 बार लेके जाएंगे। हमारे घर से हर बार ले जाता है, हर बार आता है, ऐसा कोई साल नहीं गया कहीं। उससे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, बैठ के करेंगे। क्या हुआ? क्या? क्या करता है? बताओ अल्लाह। ठीका का मतलब होता है जहाँ से, ऐसे मान लो लो होता है तो जहाँ से डेसेंस होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है पूरा माइक्रोस्कोप, ये उसको होते हैं ठीका। ऐसे देखो एक ठीका में कितने लो होते हैं? तो सही। तो बेटा आपको ये समझ गया? बताओ सब बच्चे समझ गए? तो इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक वेजिटेटिव सेल होती है, कौन सी होती है? जनरेटिव सेल। और एक्जैन और इंटाइन। एक्जैन कैसी होती है? डिसकंटीन्यूअस। और इंटाइन कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस। जर्मपोर प्रेजेंट होता है। एक्जैन बनी होती है स्पोरोपोलिन की और इंटाइन बनी होती है सेलुलोज फैक्ट्री की। अगर इतना पता है तो सही है, ठीक है। चलो हटाओ फिर। तो बेटा यहाँ पे देखो यही सब लिखा होगा, पढ़े। पॉलीग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? 25 से 50। कह रहे इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल होती है। एक होती है हार्ड आउटर लेयर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्जैन। और ये कह रहा है इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नो। जो हम लोग जानते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड ही होता है। क्या? स्पोरोपोलिन। ये एंजाइम नहीं है, एक सब्सटेंस है। अगले कह रहे हैं इट कैन विथस्टैंड हाई टेंपरेचर एंड स्ट्रांग एसिड एंड एल्कलाइन। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फॉर नो। यानी कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप लोग बेटा इसका नो से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले कह रहे हैं पॉलीग्रेन्स एक्जैन हैज प्रोमिनेंट ए अपर्चर कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? जर्मपोर, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जहां पे स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट। तो कहां पे होता है? जहां पे जर्मपोर होता है। अगले कह रहा है पॉलीग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड, लिखा है एज फॉसिल्स बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। हम इसको बहुत सालों तक रख सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है। कह रहे थे एक्जैन एक्जिबिट अ फैसिनेटिंग अराय ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। अब ये देख सकते हो आप लोग। अगले है बेटा द इनर वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटाइन। और कह रहे हैं इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये किससे बनी होती है? सेलुलोज और
अगले कह रहा था साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल, कितने सेल होते हैं? दो सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, कह रहा है वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बड़ा होता है, एंड जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बड़ा मतलब बिगर। सही है, तो वेजी फॉर वेजिटेटिव, बर फॉर बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। और कह रहा है हैज अबंडेंट फूड एंड इट इज लार्ज इररेगुलर शेप, न्यूक्लियस होता है इसके पास। अगले कह रहा है द जनरेटिव सेल इज स्मॉल होता है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव के सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है? जनरेटिव सेल। और बेटा कह रहा है इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, और इसके पास भी क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? दो हो गए। इसका मतलब एक बार क्या हुआ होगा? माइटोसिस हुआ होगा। क्या होगा? अरे ये नहीं बात। यहाँ देखो तो वहां पे समझ गए। तो बेटा ये कह रहा है जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। तो आप लोग बताओ अगर एक ये दो न्यूक्लियस बन गया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? माइटोसिस। क्या हुआ होगा? माइटोसिस। अगले कह रहा है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर सेट एट दिस टू सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज होता है? टू सेल स्टेज होता है। और इन द रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल डिवाइड, फिर से माइटोक हो गया। सही है। और कह रहे हैं जनरेटिव सेल में, और कह रहा है टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर सेट। इसको क्या बोलते हैं? थ्री सेल स्टेज। तो बताओ कितनी बार हो गया होगा? 3 बार। अगर हम इसको स्टेज को काउंट करेंगे तो समझ गए? तो हुआ है, वैसे नहीं हुआ है। अगले कह रहे हैं तो कितने सेल हो गया बेटा? जनरेटिव सेल ने माइटोसिस किया तो दो उसके अंदर न्यूक्लियस हो गए। पहले कौन सा था? वेजिटेटिव जनरेटिव सेल दो थे। दोनों कैसे? वो वेजिटेटिव सेल कहता था बड़ा था और जनरेटिव सेल कहता था छोटा था। इसके बाद और उससे पहले कहां हुआ था? स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बना था? पॉलन मदर सेल। तो ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसमें ये भी लिखा है बेटा कुछ कंडीशंस में दो सेल स्टेज भी होता है। तो वहां पे कितनी बार हुआ होगा? 2 बार। ठीक है, अगर हम काउंट करें क्या माइटोसिस वो वाला स्पोरोजिनस टिश्यू वाला, समझ गए? तो सिंपल सा देखो, मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, एक बार से सुनो। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसमें माइटोसिस हुआ, क्या बना? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, क्या बन गए? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। ये कैसा है? हैप्लॉइड है। इसके पास एक क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बाद पॉलन ग्रेन से डेवलप होता है तो वहां पे क्या होते हैं? फिर से माइटोसिस होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं या दो सेल बन जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव, एक को बोलते हैं जनरेटिव। वेजिटेटिव बिग बड़ा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करता है तो दो बन जाते हैं न्यूक्लियस उसके अंदर, और एक क्या होता है? वेजिटेटिव सेल। यानी कंडीशन कितनी हो गई? 3 सेल स्टेज। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है इतना? अब बेटा यहाँ पे देखो, अब ये तो कहानी आप समझ गए पूरी कहानी क्या हुआ। तो पहले माइटोसिस, फिर मियोसिस, फिर माइटोसिस और फिर माइटोसिस। ठीक है, अब वो किस कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग समझ जाना। ठीक है, अगले देखते हैं। अब बेटा कह रहा है यहाँ पे, अब आप बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स की, तो इसकी टैबलेट भी आती है, इसको बोलते हैं बी पॉलन। आपने ये खाई है? इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा सुना जाता है, मैंने भी नहीं खाई कभी। और जो लोगों को बहुत एनर्जी चाहिए होती है वही टैबलेट लेते हैं बी पॉलन। सही है। और ये इसका यूज वैसे भी करते हैं एनर्जी के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में, पॉलन का और क्या? पॉलन ग्रेन्स का, क्योंकि इनके अंदर हाई प्रोटीन होता है। क्या होता है? हाई प्रोटीन। ठीक है, तो इन बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आप दुकान में जाने के बाद कह रहे हैं बी पॉलन दे दो कह रहा पॉलन ग्रेन फालतू ही निकल रहा है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जी। आपको बताओगा पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, ये तो नॉर्मल हो जाती है। मैंने बहुत पर्सन ऐसे देखे हैं कि जो जा रहे हैं खेत में, और जैसे खेत के पास से निकलेंगे जहाँ मतलब ये सरसों वगैरह खेत है, तो उन्हें फिर क्या आता है? छींकें आने लगती हैं, तो तुरंत ही जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन से बहुत सारे केसेस में क्या होती है? एलर्जी होती है। कह रहा है बेटा पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। हम आपको अस्थमा का ब्रोंकाइटिस जानते हो ना? अस्थमा का मतलब क्या होता है? जब हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है
म्यूकस वगैरह इकट्ठा जाता है उसको बोलते हैं अस्थमा, और ब्रोंकाइटिस मतलब स्वेल हो जाते हैं। सही है, हमारे जो नीचे अंदर के लंग्स के अंदर पोर्शन है। इट मे बी मेंशन एंड पार्थिनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेट विद ए इंपोर्टेड बीट। बीट मतलब क्या है, गेहूं। जब गेहूं आ रहा था उसके साथ फ्री में आ गई, ठीक है, साथ में। और ये क्या होता है, ये घास होती है जो गेहूं लगाते हैं उसमें हो जाती है, ठीक है, अपने आप हो जाती है। कैरेबिटा हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। वो क्या करती है, पॉलन एलर्जी करती है। क्या करती है, पॉलन एलर्जी करती है। अगले देखो कैरेट ग्रास, ध्यान रखना। कैरेट पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैंने कहा था पॉलन ग्रेन्स के पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, फूड सप्लीमेंट का के रूप में यूज कर रहे हैं पॉलन टैबलेट का। और कह रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्री a large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses. जो ऐसे लोग होते हैं जो खिलाड़ी वाली, तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मतलब अपना काम करने का तरीका बढ़ाने के लिए ज़्यादा काम करें, ठीक है, ये ज़्यादा तेज खेलें। क्रिकेट में होता है, जैसे क्रिकेटर होते हैं या फुटबॉलर होते हैं, तो वो ऐसा बताया जाता है खाने की जगह क्या खाते हैं, बी पॉलन टैबलेट खाते हैं। अब मुझे पता नहीं खाते हैं भाई, हो सकता है खाते हो, लिखा है तो सही। अगले क्या है, when once they are set pollen grains have to be land on the stigma before they lose viability। आप लोग viability समझ रहे हो, if they have to bring about fertilization। इसका मतलब पता है क्या viability मतलब क्या होता है, देखो कोई भी pollen grain से मान लिया, ठीक है, जैसे मैंने कहा था डोरमेंसी का एक टाइम पीरियड होता है, और ऐसे ही pollen grains का भी viability का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मैं ह्यूमन केस पे आता हूँ तो आप समझना अच्छा जाएगा। मान लो स्पर्म है, स्पर्म को इजैकुलेट किया यूट्रस में। ऐसा नहीं कि स्पर्म को एक बार इजैकुलेट कर दिया या इंसेमिनेशन कर दिया एक बार तो वो 2 महीने तक वहीं रहेगा, समझ रहे हो, ऐसे तो और डर रहेगा भाई। तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि 72 घंटे तक, 72 आवर तक अगर वो पहुंच जाता है और उधर से एग आ जाता है तो फर्टिलाइज करेगा। लेकिन उसके बाद 72 घंटे के बाद कोई डर नहीं रहेगा, चाहे स्पर्म अंदर रहे या बाहर रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही पॉलन वाइबिलिटी टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन्स घूम रहे हैं मान लिया, अब ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलन किसी भी टाइम जाके किसी फ्लावर को वो कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है और वो डिपेंड करता है लाइफ स्पैन पे। जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं का फसल ही 5 मंथ का होता है, तो उसका पॉलन वाइबिलिटी टाइम कितना होगा, 6 महीने नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट, क्योंकि तुरंत निकलेगा पॉलन और तुरंत ही उसे पता है आपस में हो जाएगा। लेकिन अब कोई ऐसे प्लांट है, सुनो अब ऐसा भी नहीं गेहूं का प्लांट हम एक जगह लगाते हैं कि एक ही प्लांट लगाते हैं, खाली ऐसा नहीं करते हैं ना, खाली एक प्लांट लगा दिया, भाई हजारों की संख्या में प्लांट होते हैं वहाँ पे, तो उनका वाइबिलिटी टाइम कम होना चाहिए क्योंकि अपने आप होता रहता है, हवा से होता है उसके द्वारा। अब कोई ऐसा प्लांट है जो बेचारा अकेले हम लगाते हैं, जैसे हमने पपीता का लगा लिया एक ही प्लांट। अब पपीता होता है कैसा, यूनिसेक्सुअल, उसका फ्लावर होता है। अब एक पपीता का प्लांट है, अब फर्टिलाइज उसका कैसे होता हो, ये तो ऐसा भी नहीं पपीता कहेगा कि भाई फर्टिलाइज नहीं हो रहा हूँ, ये भी तो नहीं कहेगा। तो मेनली क्या है कि उससे पपीता नहीं आएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पपीता नहीं आ रहे हैं, तो उनसे कहा जाए कि भाई 2 प्लांट तो लगाओगा, तो एक लगाओगे कैसे आ जाएंगे, या पास में होना चाहिए, तो उसका वाइबिलिटी टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होगा। वो डिपेंड करता है कि वाइबिलिटी टाइम पीरियड कितना होगा उस स्पीशीज पे, उसकी लाइफ स्पैन पे, या वो कितने नंबर में लगाए जाते हैं। कोई फल का प्लांट है मान लिया, देखो एक बात और सुनो आप लोग, अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो सारे होते हैं बाइसेक्सुअल। ज्यादातर नहीं, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सही प्लांट कैसे होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो हमें बेसिकली इतनी जरूरत पड़ती नहीं है दूसरे फ्लावर की, सही है। अगर कोई ऐसा है भी तो अकॉर्डिंग टू उसका लाइफ स्पैन, अकॉर्डिंग टू उसका सिचुएशन देख के उसका वाइबिलिटी टाइम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, किसी का भी। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। कह रहा है द पीरियड ऑफ फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रीच, तो वाइबिलिटी टाइम का मतलब क्या होगा, देखो मेल स्टेमन से एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुआ और स्टिग्मा पे पहुंचने का जो पहुंच जाए और फर्टिलाइज हो जाए उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, वाइबिलिटी टाइम। अगर वो उस टाइम के बाद पहुंच रहा है तो कोई फायदा उसका नहीं निकलेगा, बेकार रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है पॉलन ग्रेन्स रिटेन वाइबिलिटी, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द prevailing temperature and humidity in some cereals। सीरियल्स का मतलब क्या होता है जी, अनाज जो हम लोग खाते हैं,
धान गेहूं। कह रहे इन सम सीरियल्स सच एज राइस हो गया, व्हीट हो गया, पॉलिंग ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी कितने में 30 मिनट में ऑफ देयर रिलीज होने के 30 मिनट बाद अपने वाइबिलिटी टाइम पीरियड क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। अगले कह रहा है एंड इन सम मेंबर ऑफ, जैसे लिखा है रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, क्या उन्होंने फैमिली बड़ी थी, कह रहा है दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ, ये कई महीने तक रखते हैं अपना, सही, यानी कि 1 मंथ तक उसमें हो सकता है। अगले कह रहा है यू मे हैव हेयर्ड ऑफ स्टोरिंग semen sperm of many animals including human for artificial insemination, आपको पता है it is possible to store pollen grains of a large number of species for year in liquid nitrogen, जितना टेम्परेचर कितना होता है -196। ये समझ रहे हैं आप लोग, ये माइनस कितना होगा 196 डिग्री का कर रहा है, 0 डिग्री बर्फ बन जाता है। अगर आप लोग -5 में चले गए तो चक्कर काट जाओगे। क्या करेंगे, जब नहीं जाओगे -196 का मतलब समझ रहे हो, अगर तुमने उंगली खाली ऐसे कर दी तो ये पूरी पिघल नहीं जाएगी, हाँ मान लो ये हो जाएगा। और दूसरा ये मान लो कि एकदम से बर्फ बन जाएगा, समझ लो। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो जहाँ पे हमेशा ठंड रहता है, मैंने केस देखा था वहाँ पे कैसे लोग सर्वाइव करते होंगे, समझ नहीं आता, वहाँ हमेशा ही माइनस में रहता है, मतलब लाइफ टाइम माइनस में रहता है, तो वो लोग ठंडों के हिसाब से सर्वाइव करते हैं। और हम लोग तब भी सही है कि हर जगह का हर मौसम देख लेते हैं, गर्मी भी देख ली ठंड भी देखेंगे आराम से। पड़ रही है ठंड थोड़ा बहुत, आज ठंडा मौसम है नहीं है, नहीं है, कौन कह रहा है आपके बड़े ठंडा नहीं चलो तो ये समझ गए हम लोग। अगर पॉलिंग ग्रेन्स को हमें रखना है फ्रीजर करके तो कितना रखते हैं -196, और वो भी किसमें, नाइट्रोजन में, ये ध्यान रखना है आपको। कह रहा है सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो बेटा आप लोग ये बताओ पॉलिंग ग्रेन्स के बारे में थोड़ा समझ गए। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, हमने पॉलिंग ग्रेन्स देखा, हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा, हमने एंथर के बारे में पढ़ा, और फाइनली अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो किस बारे में पढ़ेंगे, पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल बोलते हैं, या फिर एम्ब्रियो सैक। आप लोगों को पता है, अगर देखा जाए तो आपको पता है फ्लावर होता है, फ्लावर में फीमेल पार्ट कौन सा होता है, गायनोसियम। उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, और ओव्यूल से आपको पता होगा सीड बनता है, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। इसीलिए किसी फल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो सीड होता है, ओव्यूल होता है, उसके अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, जिसमें हम पढ़ते हैं रेडिकल और पिलीम्यूल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी कहानी, कथा कहानी थोड़ी बड़ी है ये वाली, और वो वाली क्या है, पॉलिन वाली सिंपल थी, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में है। तो स्टार्ट करें फीमेल वाला पार्ट। नहीं करिए अभी कर देंगे हम किसी गांव में एक घंटा 15 मिनट हुआ एक घंटा हो गया, एक 18 मिनट हाँ मेरा नाम है और मैं सोने नहीं ये हो गया, रात हो गई। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बताओ पहले। नहीं नहीं क्या कर रहा है, आप तो सोते हैं। आज सो तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, पढ़ाई करते हैं।
सारे हैं, मुझे पता नहीं है कहीं का तो उनका निकाल हो सकता है, मुझे लग रहा है मैसेज आ जाएगा सुन, क्योंकि कल क्या है गंगा स्नान। आप गंगा जी में लगे हो सब लोग? गंगा जी में लगे हो? नहीं गए हो? नहीं, बरेली के पास में है। कैसे गए? अच्छा एक बात सोचो हम लोग जो लोग प्लान बना रहे हैं टनकपुर जाने का, ये हमारे भी कमेटी लोग बना रहे थे टनकपुर जाने का, मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा। जब मैं जून में गया था वहाँ पे तो जब मैं नहाया था वहाँ पे तो इतना ठंड लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था मैं 2-3 बार ऐसे इतना मुश्किल से किया मैंने और बाहर निकल आया। अंदर से लग रहा कि कहीं ऐसा ना हार्ट अटैक आ जाए। जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसा होता है ना। और सोचो अभी क्या हाल होंगे वहाँ पे उस नदी के, अभी क्या हाल होंगे, इतना ठंडा पानी होगा, इतना ठंडा पानी होगा कि पैर भी अंदर नहीं दिखता धुलेगा। चलो वो भी चीज देख ली जाए। दूसरा मुझे सबसे बेकार लगता है कि मैं 10 लोग देख रहे हो सर, सारा नदी का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है। सारा नदी का पानी गर्मियों में ठंडा रहता था। अरे भाई शारदा नदी, ओए ये शारदा नदी है, ऐसी गंगा जी वहां तुम जाओ हरिद्वार जहाँ से निकलती है, इतना ठंडा पानी होता है, इतना ठंडा होता है कि तुमने अगर 2-3 डुबकी लगा ली तो हाँ तो ठंडी ठंड लगेगी। मुझे तो पानी में डर लगता है, और मुझे सबसे ज्यादा तो वो डर लगता है कि वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे आपको पानी अंदर गए थोड़ा सा और जब सामने देखते पानी पानी दिखता है और फिर उसके अंदर जाओगे तो देखो भी आता है कि जल्दी निकलो, ये क्या हुआ करना की है। कुछ लोग बोलते हैं पानी डर लगता है ना, यहाँ लगता है क्यों? ज्यादा पानी देखने से एकदम अंदर से ऐसा लगता है कि डर सा लग रहा है। तो होते हैं कुछ लोग बहुत साहसी होते हैं, अभी जाओ हम बेटा ये पढ़ेंगे, देखा नहीं है। तो आते हैं टॉपिक पे और हम लोग पढ़ते हैं क्या पिस्टल या कार्पेल, सही है। अब आप लोग अब बोलो मत, अगर हम कार्पेल के बारे में पढ़ें तो आपको पता है गायनोसियम को बोलते हैं हम लोग पिस्टल या कार्पेल, और गायनोसियम का हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहाँ पे क्या क्या होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो देखो इतना थोड़ा पढ़ लो अरे बोल कर आप लोग बेटा ये किसका डायग्राम बताओ, ओवरी का, सही है। और ये इसके अंदर क्या है एम्ब्रोसाइक, सही है। और दूसरा बेटा आपको पता है एम्ब्रोसाइक ये है ये, और इसके बाद ये क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया जहाँ पॉलन ग्रेन्स आते हैं, और स्टाइल का काम क्या होता है स्टिग्मा ओवरी को जोड़ने का काम करता है, और नीचे ये क्या है ओवरी, क्या है ओवरी कैसा पार्ट होता है फूला हुआ पार्ट, जहाँ पे आपको पता है ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, यानी कि ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, इससे बनता है सीड और इससे बनता है फल। और आप सोच रहे हो सर उनका काम क्या होता है कैलिक्स और कोरोला का, तो आपको पता होगा फल बनता है तो कभी कभी सेपल और पेटल लगे होते हैं, जैसे आपने तुरई में देखा होगा, तुरई में देखा है तुरई बढ़ रही होती है और उस पर येलो येलो पार्ट वो लगा होता है, और कभी कभी तो हम घर पे लेके आओ तब भी लगा होता है, पता नहीं होता है। तो कैलिक्स कोरोला बाद में गिर जाते हैं, इनका काम कितना होता है, खाली कोरोला का काम होता है कैलिक्स कोरोला का, मान लो फर्टिलाइजेशन का, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराओ और पॉलिनेशन कराओ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है समझते हैं आप लोग, बोल करो बेटा, मैं यहाँ पे हूँ अभी, देखो क्या है ना गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, कह रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। आप लोग बताओ होगा सिंगल पिस्टिल है उसको क्या बोलते हैं मोनोकार्पलरी, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, कार्पल का मतलब कार्पल कंडीशन, कल मैंने कहा था 2-3 तो क्या बोलते हैं बाइकार्पलरी। तो देखो कह रहा है सिंगल पिस्टिल तो मोनोकार्पलरी और में, अरे हम लोग बात क्या होगा बेटा बैठ जाओगे आप लोग, अगर कह रहा है मोर देन 1 पिस्टिल होता है तो क्या बोलते हैं, कह रहा है व्हेन दे आर मोर देन 1 द पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा तो मल्टीकार्पलरी, अगर आपस में फ्यूज है तो क्या बोलते हैं सिनकार्पस, और स्थिरिंग है तो क्या बोलते हैं
F O कार्पस। तो देखो कह रहा है पिस्टन में भी फ्यूज तो क्या बोलते हैं सिनकार्पस, और कह रहा है मे बी फ्री तो क्या बोलते हैं ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं पिस्टल के? 3 पार्ट होते हैं। कह रहा है पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। कह रहा है स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स। आपको पता है स्टिग्मा क्या प्लेटफॉर्म होता है? जहां पे पॉलिन ग्रेन्स आते हैं उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? और जहां से पॉलिन ट्यूब बनती है उसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। और नीचे ओवरी में होता है ओवरी में। कह रहे थे स्टाइल इज द इलोंगेट सेंटर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्ब पार्ट कौन सा होता है? पिस्टिल का ओवरी। और कह रहा है इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। इसको बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं? लोक्यूल का मतलब क्या होता है? एक है, दो है, कितने हैं वो पता लगते हैं। कह रहे थे प्लेसेंटा। बेटा आप लोग प्लेसेंटा समझते हो क्या होता है? प्लेसेंटा मिरर नहीं होता है, प्लेसेंटा एक जंक्शन होता है। ऐसे मान लो जैसे यहाँ पे देखो प्लेसेंटा काम क्या होता है, जैसे ओव्यूल है जो अटैच होगा वो किससे होगा? प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा किससे अटैच होगा? ओवरी से। हमने पढ़ा नहीं था प्लेसेंटेशन, जहाँ प्लेसेंटा वहीं पे क्या होगा? ओव्यूल होगा, और जहाँ ओव्यूल वहाँ पे सीड। ऐसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको नहीं पता प्लेसेंटा वो क्या करता है? प्लेसेंटा का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द फीटस विद प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा से कनेक्टिविटी किसकी होती है? मदर की। अगर बेटा तो प्लेसेंटा क्या हो गया? एक बीच का एक पार्ट हो गया जो अटैचमेंट रखता है फीटस और मदर का। इससे फायदा क्या होता है? जैसे हम अगर अपनी बात करें तो आपको पता है वहां पे एक तो फैसिलिटेट करता है फीटस के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह। जो फीटस का वेस्टेज होता है CO2 वगैरह वो माता के द्वारा वो होता है। दूसरा आपको पता है माता का और बच्चे का जो ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है? प्लेसेंटा। बच्चा जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, उसे बोलते हैं हम लोग एम्बिलिकल कॉर्ड, पता होगा बाद में कट कर देते हैं। और जो यहाँ जुड़ा होता है ओव्यूल उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। तो हम समझ गए क्या है प्लेसेंटा? ठीक है। कह रहा है बेटा प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी कैविटी, ओवरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू स्टडी इन क्लास 11। आपने पढ़ा था प्रेजेंटेशन, पढ़ा नहीं था हम लोगों? जिसमें हमने पढ़ा था मार्जिनल, पढ़ा था एक्सियल, पेरिसेंट्रल, सेंट्रल, बेसल, पढ़ा था। कह रहे अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और कह रहा था नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1। अब आप लोग बताओ ओवरी का नंबर, ओव्यूल का नंबर अलग अलग होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जितने ओव्यूल होंगे उसमें उतने ही सीड होंगे। जैसे आपने तरबूज देखा है उसमें कितने सीड होते हैं, तो उसका मतलब उसमें ओव्यूल भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो कह रहा है इन एन ओवरी मे बी 1 होगा तो बीट जैसे पैडी मैंगो एक ही सीड होता है इसमें। और कह रहा है मैनी पपाया देखा हुआ आपने, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इन सब में बहुत ज्यादा ओव्यूल होते हैं तो बहुत ज्यादा सीड भी होते हैं। तो कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, या हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। क्या दिखा रही है?